दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे। मतलब हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने से वो क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। फर्स्टली इट वाज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट बाय वाल्डेन। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक एप्रोटिक सॉल्वेंट रहता है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का सॉल्वेंट की तरह से सबसे पहले यूज वाल्डेन ने किया था। तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने से उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने से उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एट रूम टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस बट इट कैन बी रेडिली लिक्विफाइड। इसका मतलब ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस होती है लेकिन इसको बहुत ही आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इट हैज ए लिक्विड रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू -75.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड की लिक्विड रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से -75.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है। तो ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लो हेंस इट इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है और जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है कि आयनिक कंपाउंड के लिए अच्छा सॉल्वेंट नहीं रहता है। और जब आयनिक कंपाउंड के लिए अच्छा सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट रहता है। तो ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटल सल्फेट सल्फाइड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में मेटल सल्फेट्स सल्फाइड्स ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल रहते हैं। ये इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अमोनियम मरकरी एंड थैलियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में अमोनियम मरकरी और थैलियम सॉल्ट सॉल्युबल रहते हैं। ये इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनी सब्सटेंसेस लाइक हैलोजेंस इंटर हैलोजेंस फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑक्सी हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि हैलोजेंस इंटर हैलोजेंस फॉस्फोरस हैलाइड्स फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्सी हैलाइड ये सब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल रहते हैं। ये इसकी सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हैलाइड्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन आर्सेनिक आर सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और आर्सेनिक इन सभी के हैलाइड जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं तो वो सब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल रहते हैं। तो ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो गया। अब आइए इसकी आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने पर इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में मेटल्स इनसॉल्युबल रहती हैं। ये इसकी एट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्कीन्स आर मोर सॉल्युबल देन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एल्कीन्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ज़्यादा सॉल्युबल रहती हैं। तो ये इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है pyridine quinone एस्टर्स ईथर्स एंड एसिड हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब pyridine quinone एस्टर्स ईथर्स और एसिड हैलाइड ये सभी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल रहते हैं। तो ये तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के ऑटो आयनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से ऑटो आयनाइज होता है। तो अब आइए इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के ऑटो आयनाइजेशन को देख सकते हैं।
यहाँ पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ऑटो आयनाइज होकर के SO2 प्लस और SO3 2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर SO2 प्लस थायोनिल आयन रहता है और यहाँ पर SO3 2 सल्फाइड आयन रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 प्लस थायोनिल आयन इसका एसिडिक पार्ट रहता है और SO3 2 सल्फाइड आयन ये इसका बेसिक पार्ट रहता है। अगर हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो इसमें थायोनिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एक एसिड होगा, और अगर हम इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दे जो इसके सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो बेस होगा। तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड के ऑटो आयनाइजेशन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आइए इनकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली एसिड बेस रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले ये जानते हैं कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कौन एसिड की तरह से बिहेव करता है और कौन बेस की तरह से बिहेव करता है। द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसिंग थायोनिल आयंस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आर कॉल्ड एसिड। सिमिलरली सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग सल्फाइड आयन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आर बेसेस। Thus acid base neutralization reaction can occur in liquid sulfur dioxide। इसका मतलब ये है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जो सब्सटेंस थायोनिल आयन को बढ़ाता है तो वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एसिड की तरह से काम करता है, और अगर कोई सब्सटेंस जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फाइड आयन को बढ़ाता है तो वो एक बेस की तरह से काम करता है। और जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एसिड और बेस दोनों होता है तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है। तो आइए इनके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है SOCl2 का और K2SO3 का। यहाँ पर इस रिएक्शन में SOCl2 सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 प्लस मतलब थायोनिल आयन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये सल्फर डाइऑक्साइड में एसिड होता है। और यहाँ पर K2SO3 लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फाइड आयन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में बेस होता है। तो यहाँ पर जब ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर KCl सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर सॉल्वेंट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर SOCl2 से SO2 प्लस और यहाँ पर K2SO3 से SO3 2 ये दोनों आपस में मिल करके सॉल्वेंट को फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब आइए लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली कुछ और एसिड बेस रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली कुछ और एसिड बेस रिएक्शन को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर SOCl2 की रिएक्शन CH2SO3 से कराते हैं तो यहाँ पर CHCl साल्ट बनता है और ये सॉल्वेंट भी बन जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर SOBr2 की रिएक्शन NaCH3 से कराते हैं तो यहाँ पर ये सॉल्ट बनता है और सॉल्वेंट बन जाता है। और अगर हम यहीं पर थायोनिल थायोसाइनेट की रिएक्शन K2SO3 से कराते हैं तो यहाँ पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली एसिड बेस रिएक्शन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली अगली रिएक्शन है एम्फोटेरिक बिहेवियर। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में Zn+2 और Al+2 ये दोनों साल्ट एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये किस तरह से एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, तो अब आइए उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर इनके एम्फोटेरिक बिहेवियर को चेक करने के लिए हम यहाँ पर इनकी रिएक्शन K2SO3 से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। अगर हम यहाँ पर ZnCl2 की रिएक्शन K2SO3 से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर ZnSO3 और KCl का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में ZnCl2 मतलब Zn+2 साल्ट एक एसिड की तरह से बिहेव करता है। और अगर हम यहीं पर ZnSO3 की रिएक्शन K2SO3 से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में ZnSO3 मतलब Zn+2 साल्ट बेसिक कैरेक्टर शो करता है। इसी तरह से आप एल्युमिनियम+3 साल्ट के एसिड और बेसिक कैरेक्टर को देख सकते हैं। तो ये तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में Zn+2 और Al+3 साल्ट के एम्फोटेरिक बिहेवियर के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली अगले टाइप की रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। Many reactions of gaseous sulfur dioxide are known where it behaves as oxidizing and as reducing agent, but sulfur dioxide in liquid state does not marked reducing or oxidizing tendency and act as a medium for many redox reaction।
इसका मतलब ये है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में रहता है तो उस स्टेट में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम कर सकता है। लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में रहता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम नहीं करता है, बल्कि वो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एक मीडियम का काम करता है। यहाँ पर आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली एक रेडॉक्स रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर KiSbCl5 से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर आप उनके प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट में आयोडीन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और अगर हम प्रोडक्ट में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर SbCl5 में Sb की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो +5 आती है, और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट में Sb की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो +3 आती है। तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंटीमनी की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +3 में जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है। अब आइए अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली अगले टाइप की रिएक्शन है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ कोवैलेंट हैलाइड्स सॉल्वोलिसिस रिएक्शन को देते हैं। यहाँ पर आप उन रिएक्शन को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर PCl5 या AsCl5 की रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली सॉल्वोलिसिस रिएक्शन के बारे में हो गया। अब आइए अगले टाइप के रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली अगले टाइप की रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड upon its solubility in the solvent. There are many precipitation reactions which have been carried out in this solvent. अगर हम किसी भी सब्सटेंस के प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वो सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो सब्सटेंस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल नहीं रहते तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देते हैं। तो अब आइए इनके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर BaI2 की रिएक्शन ZnCnS होल ट्वाइस से कराते हैं तो यहाँ पर BaCnS होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रेसिपिटेट होता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर SbCl3 की रिएक्शन लिथियम आयोडाइड से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर SbI3 एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर इस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। ये तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली अगले टाइप की रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सल्फर डाइऑक्साइड itself does not take part in complex formation but provides a medium for this purpose. इसका मतलब है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो अब आइए इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की 4 रिएक्शन को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर SbCl3 की रिएक्शन KCl के 3 मॉलिक्यूल से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर इसी तरह हम SbCl5 की रिएक्शन KCl से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन को भी देख सकते हैं। तो ये तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में हो गया है। अब आइए अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली अगले टाइप की रिएक्शन है सॉल्वेशन रिएक्शन। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत से सॉल्वेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर आप उनकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर NaI मतलब सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर NaI.4SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये एक सॉल्वेंट होता है। और यहाँ पर हमारी दूसरी रिएक्शन है जब हम Ki की रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर Ki.4SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली सॉल्वेशन रिएक्शन के बारे में हो गया है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के यूज के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर इनर्ट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सर्व्स द बेस्ट मीडियम
इसका मतलब है कि जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए इनर्ट और नॉन इन्फ्लेमेबल सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है तो वहां पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक बढ़िया मीडियम प्रोवाइड करता है। तो आइए कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक रिएक्शन सल्फोनेशन में लिक्विड एसोटो के यूज के बारे में जानेंगे। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड का लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फोनेशन कराते हैं तो हमें वहाँ पर अच्छी यील्ड मिलती है, मतलब हमें वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से लिक्विड एसोटो की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो यील्ड मिलती है वो बढ़िया मिलती है। तो ये तो पहली ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिक्विड एसोटो का यूज हो गया है। अब आइए दूसरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिक्विड एसोटो के यूज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। एरोमेटिक कंपाउंड की ब्रोमीन के साथ एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो अब आइए इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप उसकी दो रिएक्शन को देख सकते हैं, एक उसकी एडिशन रिएक्शन है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब हम स्टायरीन की रिएक्शन ब्रोमीन से लिक्विड एसोटो की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन स्टायरीन के साथ जुड़ जाती है और यहाँ पर एक एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो दूसरी रिएक्शन ली है वो ब्रोमीन की लिक्विड एसोटो की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया है। जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से लिक्विड एसोटो की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रोमिनेशन में लिक्विड एसोटो का यूज कर सकते हैं। तो अब आइए तीसरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिक्विड एसोटो के यूज के बारे में जान लेते हैं। हमारी तीसरी टाइप की रिएक्शन है प्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो वो जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ज़्यादा सॉल्युबल रहता है, इसलिए हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बेंजीन लिया है और यहाँ पर ये बेंजॉल क्लोराइड है। जब हम यहाँ पर प्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमने AlCl3 लिया है और यहाँ पर हमने एसोटो सॉल्वेंट लिया है। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में हो गया है। तो इस तरह से हमने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट के रूप में यूज किया और उसमें कैसी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके बारे में जाना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।